आज राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2015 राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2015 सामान्य अध्ययन परीक्षा जो 15 सितंबर को हुई थी 2015 को, उसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलबरूनी साथ आया। तो अलबरूनी गजनी के महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जो गजनी का महमूद गजनवी था उसके साथ आया था। अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, धर्मज्ञ था। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे किताब उल हिंद है, तहकीक हिंद है, किताब उल हिंद, तहकीक हिंद। इसके अतिरिक्त महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी एवं उलवी आदि विद्वान थे। महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी एवं उलवी आदि विद्वान थे। आपको याद होगा कि महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के दरबारी इतिहासकार उतबी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना है। जो उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था, उसने इसको आक्रमणों को जिहाद माना है, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। बुत परस्ती। तो अलबरूनी किसके शासन में? महमूद गजनवी के साथ भारत आया। फारसी विद्वान, धर्मज्ञ, प्रसिद्ध उसकी रचनाएं किताब उल हिंद, तहकीक हिंद। महमूद गजनवी के दरबार में और भी थे, फिरदौसी एवं उलवी। महमूद गजनवी ने 1009 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। महमूद के दरबारी इतिहासकार उतबी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना है। इसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और बुत परस्ती को समाप्त करना है। दूसरा क्वेश्चन है, धौली स्थित है भुवनेश्वर में। धौली कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। देखिए, धौली हिल्स उड़ीसा में भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे स्थित है। भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान से अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई है। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो धौली कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। धौली हिल्स उड़ीसा में भुवनेश्वर है। 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे स्थित है। अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई है यहाँ धौली में। और बताया जाता है चतुर्दश शिलालेखों की एक 13वीं जो 30वें कलिंग के बारे में है। तो धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है। 13वां क्वेश्चन है, फाहियान भारत में आया। तो फाहियान भारत में आया 399 एडी में। चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा। प्राचीन काल में आने वाला अन्य विदेशी यात्री या विद्वान मेगस्थनीज था, जो चंद्रगुप्त दरबार में, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में, डायनोनिसियस अशोक के दरबार में और हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में। तो फाहियान कब भारत आया? 399 में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वृत्तांत में इसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। प्राचीन में जैसे विदेशी यात्री जैसे मेगस्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में, है ना, मेगस्थनीज का ही उत्तराधिकारी माना जाता है, और डायोनिसियस अशोक के दरबार में, हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में। अच्छा, कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? तो इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के दौरान
इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इस प्रकार युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इस बात को इतिहासकार नियाम तुला द्वारा भी कहा गया। एक इतिहासकार है नियाम तुला, उन्होंने बताया कि ये प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। लोदी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 में आगरा शहर, सिकंदर लोदी। पांचवा क्वेश्चन है, कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित था। तो गुजरात के लोगों से संबंधित था। कोली विद्रोह जो 1824 के अंत में पश्चिमी घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती भाग में, पश्चिमी घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती भाग में कोलीय जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था, जो पूर्व में स्थानीय दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्य करते थे। पूर्व में स्थानीय दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजों के शासन स्थापित होने के पश्चात दुर्गों का महत्व समाप्त हो गया, जिससे ये बेकार हो गए। अंग्रेजों के शासन स्थापित होने के पश्चात दुर्गों का महत्व समाप्त ही हो गया, जिससे ये बेकार हो गए। इससे क्षुब्ध होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए और इस विद्रोह के नेता भाऊ सरे थे, चिमनजी यादव थे, नाना दरबारे आदि थे। भाऊ सरे, चिमनजी यादव, नाना दरबारे आदि थे। यह विद्रोह कई चरणों में तथा आसपास के क्षेत्रों में 1850 ईस्वी तक चला। तो कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था। किससे? गुजरात के। अगला है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा रांची। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जो मुंडा जात में से संबंधित थे। रांची और सिंह भूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानकर याद करते हैं। अच्छा, रांची और सिंह भूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानकर याद करते हैं। यही इनका कार्यक्षेत्र भी था। इन्होंने 1893 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। 1893 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारा का जमींदारी या विद्रोह मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुंटकट्टी या मुंडारा का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा को उलगुलान यानी महान हलचल और इनके विद्रोह को उलगुलन यानी महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा के बारे में क्या जाना? आदिवासी नेता थे, मुंडा जात से संबंधित थे। रांची और सिंह भूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानकर याद करते हैं। कार्य क्षेत्र भी यही था। 1893 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया इन्होंने। 1893 से 1900 के बीच यह विद्रोह मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी खूंट कट्टी या मुंडारा का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध था। पहले जो व्यवस्था थी खूंट कट्टी या मुंडारा का जमींदारी प्रथा, तो उसके विरुद्ध में जो परिवर्तन किया गया था उसमें उसका विरोध कर रहे थे। बिरसा मुंडा को उलगुलान यानी महान हलचल और इनके विद्रोह को उलगुलन यानी महाविद्रोह के नाम से जाना गया। सातवां है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला सब जानते हैं सिक्किम में है। जैसे नाथुला है सिक्किम में, जोजिला और पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में, नीति और माना उत्तराखंड कुमायूं में, सिपकीला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश। नाथुला सिक्किम में, जोजुला जम्मू कश्मीर में, नीति या माना उत्तराखंड कुमायूं में, सिपकीला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। 18वां है, कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोटला, बदरपुर, भद्रा, कुडनकुलम। तो तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुडनकुलम नामक स्थान, तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में
तमिलनाडु का जिला जो है तिरुनेलवेली। कुडनकुलम नामक स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। भारत में स्थित अन्य परमाणु शक्ति स्टेशन भी हैं, जैसे महाराष्ट्र का तारापुर है, राजस्थान का रावत भाटा है, उत्तर प्रदेश में नरौरा है, कर्नाटक का कैगा है और गुजरात का काकरापारा है। तो कुडनकुलम कहाँ का? तमिलनाडु का परमाणु शक्ति, और रूस की सहायता से सहयोग से स्थापित किया गया। महाराष्ट्र के तारापुर हैं, राजस्थान का रावत भाटा है, उत्तर प्रदेश का नरौरा है, कर्नाटक का कैगा है, गुजरात का काकरापारा है। गुजरात का काकरापारा है। अच्छा, यूरोप के देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? देखिए, जो फ्रांस है, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ये कोई नहीं आत्मनिर्भर है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अधिकांश जनसंख्या नगरीय होने के बावजूद कृषि प्रधान देश होने के कारण इसे किसानों का देश कहा जाता है। किसानों का देश। यहाँ के मैदानी क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन बृहद स्तर पर किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन बृहद स्तर पर किया जाता है। गेहूं का उत्पादन अधिकांशतः सीन नदी बेसिन क्षेत्र में किया जाता है। सीन नदी है, उसके बेसिन क्षेत्र में किया जाता है। आपको ज्ञात होगा कि फ्रांस को वाइन यार्ड की भी उपमा प्रदान की गई है। किसानों का देश भी कहा जाता है और वाइन यार्ड यानी गेहूं का आंगन। 10वां क्वेश्चन है, यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो जो नदी डेन्यूब है। कौन नदी? डेन्यूब। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती हुई काला सागर में गिरती है। पूर्व में बहती हुई कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। पूर्व में काला सागर में गिरती है। यह यूरोप की 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से जाती है। पूर्व यूगोस्लोविया की राजधानी बेलग्रेड से जाती है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से जाती है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से जाती है। 4 राजधानियों से। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, बेलग्रेड पूर्व यूगोस्लाविया की राजधानी है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना वोल्गा के पश्चात या यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। मतलब इन 4 राजधानियों से तो बहती है डेन्यूब नदी। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, पूर्व यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, इनसे तो बहती ही है। लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी नदी है किसके बाद? वोल्गा नदी के बाद। सबसे बड़ी यूरोप की नदी वोल्गा, उसके बाद इसका नंबर है। जबकि राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में मिलती है। राइन नदी जो इसमें आई है, राइन नदी तो स्विट्जरलैंड के अल्प्स सागर पर्वत से निकलती है, और डेन्यूब नदी ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर जर्मनी के। विश्व की सबसे अधिक व्यापार भार वाले बंदरगाह में से एक रॉटरडम नीदरलैंड इसी पर स्थित है। जो स्विट्जरलैंड की नदी है राइन नदी, अल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती है, उत्तर सागर में मिल जाती है। तो जो सबसे अधिक व्यापार भार वाला बंदरगाह है रॉटरडम नीदरलैंड में, तो रॉटरडम नीदरलैंड इसी नदी यानी राइन नदी पर ही स्थित है। 11वां क्वेश्चन है कि हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत की राजधानी है। दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी केप जो प्रांत है, दक्षिणी अफ्रीका का जो उत्तरी केप प्रांत है उसकी राजधानी है किम्बरले। यह दक्षिण अफ्रीका की विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। यहाँ अधिकांश स्वर्ण हाई वेल्ड के विट वाटर सरेंड क्षेत्र में पाया जाता है। हाई वेल्ड के विट वाटर सरेंड क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका स्थित जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर की उपमा प्राप्त है। तो
स्वर्ण नगर किसको कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग। स्वर्ण हाई वेल्ड के विट वाटर सरेंड क्षेत्र में पाया जाता है सबसे ज़्यादा स्वर्ण हाई। तो किम्बरले प्रसिद्ध हीरे की खानें हैं। उत्तरी कैम प्रांत में राजधानी भी है। तो किम्बरले खान अवस्थित कहाँ है हीरे के लिए? दक्षिण अफ्रीका में। कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? फखरुद्दीन अली अहमद ये नहीं थे। बाकी डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी थे, वीवी गिर भी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे। देखिए भारत के उपराष्ट्रपतियों की क्रमवार सूची है। सबसे पहले थे डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, ये 1952 से 62 तक रहे। दूसरे बार डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे तो 62 से रहे 67 तक। तीसरे रहे वीवी गिर, पहले राधाकृष्णन, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे वीवी गिर उपराष्ट्रपति, ये 1967 से रहे 69 तक। फिर जी एस पाठक हुए 69 से 74 थे। 74 में हो गए डॉक्टर बी डी जत्ती। 60वें हुए एम हिदायतुल्ला 1979 में। 74 से 1979 तक रहे बीबी जत्ती और फिर 1979 में एम हिदायतुल्ला हो गए। एम हिदायतुल्ला रहे 84 तक। 84 में हो गए आर वेंकटर रमन। 8वां उपराष्ट्रपति 1984 से 87 तक वेंकटर रमन रहे। फिर 87 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बन गए 8वें। 9वें उपराष्ट्रपति हैं के आर नारायण 92 में। 92 तक तो शंकर दयाल रहे, 92 में बने के आर नारायण। 10वें बने कृष्णकांत 1997 में बने। 92 से 97 तक रहे के आर नारायण, फिर 10वें कृष्णकांत मालवीय। 11वें अब कृष्णकांत मालवीय 97 से रहे 2002 तक और 2002 में बन गए बी एस शेखावत। और बी एस शेखावत 2002 से रहे 2007 तक और 2007 में बन गए मोहम्मद हामिद अंसारी। और 13वें जो है वो 2017 से वेंकैया नायडू वर्तमान में, अब तो और कोई हो गया है। तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने, जबकि 1974 में वे राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। तो 13 और 14वें बन चुके हैं। वेंकैया नायडू 17 से हैं 22 तक और 22 से फिर वही जगदीश धनखड़ बने, फिर अब तो और कोई बने हुए। तो 15वें ये चल रहे हैं उपराष्ट्रपति, 15वें। तो 1952 से 1962 तक राधाकृष्णन, दूसरे 62 से 67 तक जाकिर हुसैन, 67 से 69 तक वीवी गिर तीसरे, 69 से 74 तक चौथे जी एस पाठक, 79 से 74 से 79 तक वी डी जत्ती, 69 से 74 है 69 से 74 तक जी एस पाठक और 74 से 79 लो एम हिदायतुल्ला और 79 से 84 तक आर वेंकट रमण, 84 से 87 तक वेंकट रमण और 87 से 92 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और 92 से 97 तक के आर नारायण, 97 से 2002 लोग कृष्णकांत और 2002 से 17 तक 2002 से 7 तक बी एस शेखावत और 2007 से 17 लोग हामिद अंसारी, 10 साल रहे हामिद अंसारी। और फिर 17 से 22 तक वेंकैया नायडू और वेंकैया नायडू के बाद जगदीश धनखड़ के बाद राधाकृष्णन अबहर हैं। अच्छा, भारत 13वां क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। अतः स्पष्ट है कि राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इसमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं 245 में, यहाँ 4 संघ राज्य क्षेत्रों का, तो 229 और 4 33 हुई गए।
और शेष जो 12 बचे वो इस सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। राज्यसभा एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष की होती है। अच्छा, कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। 15वां क्वेश्चन है कि भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है, तो स्वतंत्र प्रेस का। आधुनिक युग में स्वतंत्र प्रेस यानी मीडिया जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व है। यह जनमत को जानने का भी सबसे सरल एवं स्वीकृत माध्यम है। स्वतंत्र प्रेस प्रशासन एवं जनता के बीच कड़ी का कार्य करता है। व्यवस्था की समस्याओं, मुद्दों, तनावों, द्वंद्वों, सवालों को रेखांकित करने में प्रेस की भूमिका सर्वाधिक प्रमुख होती है। इसीलिए स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ है कहा गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है संसद की, ना तो उच्चतम न्यायालय की, ना तो भारत के राष्ट्रपति की और न राष्ट्रीय विकास परिषद की। संसद की जिम्मेदारी बनती है। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। 148 में या केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेख मामलों को व्यवस्थित करता है और उनका निरीक्षण करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उसे संसद पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद इन रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति से करवाती है। और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। चूंकि राष्ट्रपति केवल रिपोर्टों को संसद के सदनों के सभापटल पर रखवाता है और जांच संसद समिति के द्वारा करवाती है, तब विकल्प सी ही सही है। संसद ही करेगी जांच। 17वां है, कौन सा शहर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए सर्वेक्षण में भारत के 476 शहरों में से स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो मैसूर। नवंबर 2021 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की राज्यों की रैंकिंग में इंदौर को लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उपरोक्त प्रश्न में मैसूर रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। इसमें देखो, वैसे तो 5वीं बार लगातार इंदौर को स्वच्छ शहर घोषित किया गया, लेकिन 4 जो ऑप्शन दिए गए ना, 476 शहरों का किया गया सर्वेक्षण। कोची, भिंड, बेंगलुरु, मैसूर, तो इन चारों में कोची, भिंड, बेंगलुरु इनमें और तो मैसूर ही है। किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन सर्वप्रथम भेजा? तो पुदुचेरी या पांडिचेरी सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय को 100 स्मार्ट सिटी मिशन में सम्मिलित होने के लिए अपना प्रथम नामांकन भेजा। स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से
जीवन का गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई एक योजना है। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन सर्वप्रथम भेजा तो पुदुचेरी ने। 19वां है, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो दोनों ने बनाया, डेल स्टेन ने भी और जेम्स एडरसन ने भी। 30 मई 2015 तक जेम्स एडरसन ने ले लिए थे और डेल स्टोन ने 30 जुलाई 2015 को 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड। तो दोनों सही ऑप्शन है। मिचेल जॉनसन ये नहीं, स्टीव बॉर्ड भी नहीं। अच्छा, किस देश में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी IS इस्लामिक स्टेट ने इस वर्ष ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला? तो इस्लामिक स्टेट दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है, सबसे अमीर। इसने इराक में ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला। 2014 में भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अव्यय था। तो 2014 में भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अव्यय था विदेशी वाणिज्य उधारी। विदेशी वाणिज्य उधारी, न दीर्घकालीन ऋण था, न अनिवासी भारतीयों की जमा था, न IMF से ऋण था, विदेशी वाणिज्य उधारी। अच्छा, श्रमेव जयते कार्यक्रम में से किसके नाम से जुड़ा है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जुड़ा है। 16 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका पूर्ण नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार लाना एवं श्रम प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। इसी के साथ श्रम सुविधा पोर्टल और एक नई लेबर इंस्पेक्शन स्कीम को प्रारंभ किया गया। श्रम सुविधा पोर्टल पर श्रम से जुड़े सभी कानूनों की जानकारी दी जाएगी। श्रम सुविधा पोर्टल पर श्रम से जुड़े सभी कानूनों की जानकारी दी जाएगी। 30वां क्वेश्चन है, किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योग में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सीमेंट, स्टील, सॉफ्टवेयर, कोयला। तो सॉफ्टवेयर को भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। निर्देशित कोर उद्योगों को किसी अर्थव्यवस्था की बुनियाद माना जाता है। निर्देशित कोर उद्योगों में 8 उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली। बिजली, सीमेंट, इस्पात, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कोयला। इन 8 उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 38% योगदान है। इन 8 उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP में 38% योगदान है, सॉफ्टवेयर का नहीं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक उपकरण यानी एक युक्ति है जिसे समुद्र की गहराई में स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों तथा डूबे हुए जहाज़ों के होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा नौ संचालकों या नौसेना द्वारा उपयोग किया जाता है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है जिसमें पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। मानव शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, स्कर्वी अम्ल के कारण, कमी के कारण। यह जल में विलेय है, जल में घुलनशील है विटामिन सी, और खट्टे फलों में प्रचुरता से पाया जाता है। जबकि साइट्रिक अम्ल एक प्रकार का मोनोहाइड्रॉक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। मोनोहाइड्रॉक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह भी खट्टे फलों में प्रचुरता से पाया जाता है। यह अचार, मुरब्बा आदि के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। साइट्रिक अम्ल, मोनोहाइड्रॉक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल।
तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। 26वां है, इस कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। कमरे में प्रकाश कैसे पाते हैं? प्रकीर्णन द्वारा। देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना के द्वारा प्रकाश हमारे कमरे तक पहुंच पाता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। मूलतः प्रकाश का प्रकीर्णन माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण तथा पुनः उत्सर्जन है। प्रकीर्णन क्या है? माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण तथा पुनः उत्सर्जन है। 27वां है, बिजली का सबसे उत्तम चालक कौन है? तो बिजली का सबसे उत्तम चालक समुद्री जल है। समुद्री जल बिजली का सबसे उत्तम चालक होगा, क्योंकि समुद्र का जल लवणीय होता है और ये लवण जल को आयनीकृत कर देते हैं, जिसमें उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम बिजली का बहना कहते हैं। अतः समुद्री जल बिजली का उत्तम चालक है। 28वां, 29वां, 30वां ये क्वेश्चन, जैसे 5000 का 10% का 20% क्या होगा? बाकी क्वेश्चन नहीं है पढ़ने वाले, मैथ के ही है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 सेब खरीद कर 11 में 10 सेब बेचता है, उसे कितने % लाभ होगा? तो 11 10 खरीदत, ठीक है, और 11 में यहाँ 10 बेचत, खरीदत 10 के 11, बेचत 11 के 10, तो 10 सेब 11 सेब खरीदे 10 रुपये में, ठीक है, तो एक उत्तर है 21% लाभ होना। अब 5000 का 10% का 20% कितना होगा? तो 5000 गुणे 10/100 फिर गुणे 20/100, एक काट पीट लो, आई जाइए 100 आई जाइए। अच्छा, जत्तो 5000 का 10% का 20, तो 5000 गुणे 10/100 गुणे 20/100। तो इस तरीके से ये पेज नंबर 27 तक हो गया।